हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑनलाइन एजुकेशन। एक ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से हम इसे समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आज हर जगह बात किया जा रहा है कि हम इस सेक्टर को, जो एजुकेशन सेक्टर है, इसको हम ऑनलाइन कर देंगे। चाहे वो स्कूली शिक्षा वाली जो 8, 9, 10 इस तरह से चलती थी, या जो हायर एजुकेशन होती है उसको भी सभी ऑनलाइन किया जाएगा। इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, फ़ायदे के बारे में सभी का ध्यान जा रहा है, लेकिन इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होने वाला है उसको मैं 3 से 4 पॉइंट में करके बात करूंगा। उस पर अभी कम लोगों का ही ध्यान जा रहा। पिछले 100 वर्षों में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो तरक्की हुई है उसने विश्व स्तर पर मानव सभ्यता को चौमुखी प्रगति प्रदान की है। मगर बीते मार्च 2020 से उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा की तरक्की का यह पहिया एकदम साफ पूरी दुनिया में रुक गया है। यूनेस्को के अनुसार आज 191 देशों में 25 करोड़ नौजवान उच्च शिक्षा और लगभग 120 करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा के पारंपरिक रूप से वंचित हो चुके हैं। आज वे अपने घरों से ऑनलाइन के माध्यम से, जो ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है उसके माध्यम से अपने एजुकेशन को जो छूट गया था, जिनका सेशन, उसको पूरा कर रहे हैं। और यह सच भी है कि इस महामारी ने जितना नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था, कारोबार, रोजगार, कृषि और आवागमन को पहुंचाया, उससे कहीं ज़्यादा नुकसान उसने उच्च शिक्षा और स्कूली शिक्षा का किया है। भारत में भी कोरोना के कारण से 16 मार्च से उच्च शिक्षा की रफ्तार थम सी गई है। देश भर में 1000 विश्वविद्यालय और 55,000 महाविद्यालयों में सन्नाटा छा गया है। उच्च शिक्षा पर आए इस भीषण संकट का, जो एक सुनामी या भूकंप की तरह है, समाज के अलग अलग वर्गों पर अलग अलग तरह से इसका असर पड़ेगा। समाज का संपन्न वर्ग तो इस स्थिति का मुकाबला आसानी से कर लेगा, क्योंकि इस वर्ग के अभिभावकों के पास अपने बच्चों को घर पर रखकर पढ़ाई कराने के लिए समुचित साधन है। उनके पास हर प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सरकार किसी भी तरह से व्यवस्थाएं करने की कोशिश करे या किसी भी तरह से माध्यम बनाने की कोशिश करे, मगर समस्या तो मध्य वर्ग और निम्न वर्ग के लिए ज़्यादा है, जिनके पास न तो पर्याप्त आर्थिक साधन है और ना ही ऐसे संपर्क जो अच्छे कॉलेजों में अपने बच्चों को एडमिशन करा सके। इन वर्गों की समस्या इसलिए भी गहरी हो गई है क्योंकि इनके रोजगार और व्यवसाय पर कोरोना वायरस का भयंकर असर पड़ा है। ऐसे माँ बाप लंबे समय से रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की कोशिश करते रहे हैं। उन्हें उम्मीद रहती है कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर अच्छी नौकरी हासिल करेंगे, मगर अब ऐसे करोड़ों परिवारों पर चिंता, संताप और निराशा की स्थिति है, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम कि उच्च शिक्षा का अब क्या होगा और कोरोना वायरस संकट की समाप्ति के बाद उच्च शिक्षा व निम्न शिक्षा कैसे चलेगी। क्या ऑनलाइन होगा या उसी तरह से जो स्कूली शिक्षा थी जहां पे आपको प्रेजेंट होना पड़ता था। इस महामारी ने दुनिया के अधिकतर देशों की तरह भारत की अर्थव्यवस्था को जिस तरह से भारी नुकसान पहुंचाया, उसके कारण से मध्य वर्ग और गरीब परिवारों के करोड़ों परिवारों को लगने लगा है कि जिंदा रहने के लिए जब जरूरी खर्चों का इंतजाम भारी पड़ रहा है तो फिर पढ़ाई लिखाई के लिए धन कहां से जुटाएंगे। बहुत से परिवार सरकारी और निजी बैंकों से शिक्षा लोन लेकर काम चला लेते थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अब इसमें भी कई रुकावटें आ रही हैं। अब उन्हें लोन लेने में दिक्कत हो रही है। कोरोना वायरस संकट गरीब वर्गों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। हमारे शिक्षण संस्थानों में आपको ऐसे लाखों विद्यार्थी मिल जाएंगे जो छोटी मोटी नौकरियां करके या ट्यूशन आदि पढ़ाकर अपनी पढ़ाई लिखाई का खर्च जुटाते रहे हैं, लेकिन आज ये सभी कार्य भी पूरी तरह से बंद है जब से भारत में लॉकडाउन है। इसी तरह से अन्य देशों में जहां पे भारत के लोग या जहां पे गरीब लोग ऐसी पढ़ाई करते हैं, लाखों ग्रामीण और कस्बाई नौजवानों का शहर में किराए के मकान में रहकर पढ़ाई लिखाई करना इस समय मुश्किल हो गया है। इसलिए उच्च शिक्षा के नीति निर्धारकों का ध्यान इस वर्गों पर सबसे पहले जाना चाहिए। इनके पास पढ़ लिख कर आगे बढ़ने का जज्बा तो है, लेकिन ऊंची साधन नहीं है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी और AICTE ने कोविड-19 के कारण लागू लॉकडाउन के अवधि में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को ऑनलाइन माध्यम से बकाया क्लासेस का संचालन, प्रैक्टिकल, मौखिक परीक्षा, एंट्रेंस एग्जाम, कैंपस को खोलने और विद्यार्थियों, शिक्षकों व स्टाफ को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया है। इन दिशा निर्देशों से यह तो स्पष्ट है कि क्लासेस, एग्जाम और एंट्रेंस एग्जाम
कैसे किए जाएंगे, लेकिन यह नहीं बताया गया कि भारत के दूर दराज के गांवों और कस्बों में रहने वाले गरीब परिवारों के नौजवान किस प्रकार स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी जुटा पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि ना ही अभी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं, ऐसे ज़िले हैं जहां पर इंटरनेट उतनी पहुंच नहीं है जितने लेवल का आपको ऑनलाइन एजुकेशन ग्रहण करने के लिए चाहिए। उच्च शिक्षा के अब तक के वैश्विक अनुभवों में ऑनलाइन एजुकेशन को पारस्परिक फेस टू फेस शिक्षण से संबंध माना गया है, लेकिन कोविड-19 ने इसको उल्टा कर दिया है। अब ऑनलाइन एजुकेशन ही मुख्य हो चला है और यही एक ऑप्शन है सभी दुनिया के सामने। क्या आज की परिस्थितियों में जब 10 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने काम धंधों और रोजगार से हाथ धो बैठे हैं, तो भारत में ऑनलाइन एजुकेशन से वंचित वर्ग के लोगों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल पाएगी? यह भी एक प्रश्न बनता है। कोविड-19 ने दुनिया भर के करीब 200 देशों की आर्थिक सामाजिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है। इसका असर उच्च शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर भी पड़ेगा। पिछले 3 दशकों में विद्यार्थियों में विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 के संकट से पहले दुनिया भर में हर साल करीब 75 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा हासिल करने के लिए दूसरों देशों में जाते थे। इसमें अब भारी कमी आने की आशंका है। भारत से प्रतिवर्ष करीब 2 लाख विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए दुनिया भर में जाते हैं, चाहे वो अमेरिका में, इंग्लैंड में, चीन में। इस तरह से कह सकते हैं कि दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 2 लाख विद्यार्थी, ये भारतीय विद्यार्थी, इन देशों में जाते हैं। वहीं मात्र 50,000 विदेशी विद्यार्थी ही हमारे देश में अध्ययन के लिए आते हैं, चाहे वो नेपाल के हों, भूटान के हो, श्रीलंका को हो। इस तरह से 50,000 ही हमारे देश में आते हैं। इन दोनों संख्याओं में अब बहुत ही गिरावट आने वाली है। लगभग बताया गया कि 50% कमी आएगी। और सच भी यह है कि अब लोग अपने घर के पास और अपने देश में ही उच्च शिक्षा ग्रहण करना पसंद करेंगे। सवाल यह है कि भारत की उच्च शिक्षा और उसकी गुणवत्ता को स्तरीय बनाए रखने के लिए अब क्या किया जाना चाहिए, ये सरकार के सामने भी प्रश्न है। और जो ये यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो इंटरनेशनल के लेवल के हों या जो महाविद्यालय कह सकते हैं, उनको भी सोचना होगा कि हम कैसा व्यवस्था करें, कैसा माहौल क्रिएट करें कि जिससे दूसरे देश के लोग भी हमारे देशों में पढ़ने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आएँ। सबसे पहले तो गरीब विद्यार्थियों को शिक्षण संस्थानों और शिक्षकों को आर्थिक राहत देने की ज़रूरत है। गरीब विद्यार्थियों को बैंकों से बिना ब्याज के एजुकेशन लोन दिए जाने चाहिए। अभी इसकी इंटरेस्ट रेट 10 से 12% है। इसी तरह स्कॉलरशिप की रेट और संख्या बढ़ाई जाए। भारत सरकार किसी कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट करके ऐसा सस्ता स्मार्टफोन बनवाए जो 5,000 से 6,000 रुपये में मिल सके। छोटे शहरों, कस्बों और गाँव में इंटरनेट कनेक्टिविटी में सुधार बहुत ही जरूरी है, पर यह तभी संभव होगा जब वित्तीय वर्ष 2020 और 21 के सेशन में उच्च शिक्षा के खर्च में सरकार के बजट आवंटन में कम से कम 50,000 करोड़ रुपए और बढ़ाया जाए। अभी वर्तमान में 99,300 करोड़ रुपए है एजुकेशन बजट का, पूरे भारत की बात किया गया, और लगभग ये पूरे बजट का 3% हिस्सा है। इसमें 50,000 करोड़ रुपए और आगे बढ़ाया जाए तो भारत में ये जो ऑनलाइन एजुकेशन किया जा रहा, ये उतना सफल हो पाएगा जितना सरकार सोच रही है। उच्च शिक्षा पूरी दुनिया और खासकर पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान दे रही है। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 2012 से लेकर 2017 तक न्यूयॉर्क की अर्थव्यवस्था में 5,780 लाख डॉलर का इजाफा किया है और यह करीब 20,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। इसी तरह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रति वर्ष करीब 160 अरब डॉलर का योगदान करती है और करीब 10,000 लोगों को रोजगार दे रखी है। तो इसी प्रकार इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में उसके विश्वविद्यालय कुल मिला के लगभग 95 अरब डॉलर का योगदान देते हैं, जो पूरे देश की जीडीपी का 1.2% के बराबर है। ये आप समझ पा रहे होंगे कि इतना महत्वपूर्ण है एजुकेशन सेक्टर। अन्य देशों में जो हायर एजुकेशन होता है, जहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं विदेशों से, वहाँ पे इतना पैसा एजुकेशन सेक्टर से आता है। फीस की राशि का एक बड़ा भाग अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से प्राप्त होता है, जिनमें चीन, भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के छात्रों की एक बड़ी संख्या होती है। बदलते माहौल में यह भी माना जा रहा है कि एशियाई देशों के छात्र अब यूरोप और अमेरिका पढ़ने जाने से कतराएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के कहर ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि छात्र ज़्यादा दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में एक असुरक्षा का एहसास करेंगे। मौजूदा माहौल में उन्हें ऐसे शिक्षा केंद्र एवं समाज चाहिए
जहां वे सुरक्षित महसूस करें और जहां उन्हें किसी तरह की उपेक्षा का सामना ना करना पड़े। ऐसे में भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। भारत में उच्च शिक्षा के 3 मॉडल महत्वपूर्ण हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। जो अभी भारत में पूरी दुनिया से 50,000 छात्र आते हैं प्रतिवर्ष, इसको बढ़ाकर लाखों करोड़ों में भी किया जा सकता है। जैसे पहला है IIT IIM मॉडल, दूसरा है JNU BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे उत्कृष्ट आवासीय विश्वविद्यालयों का मॉडल, और तीसरा है अशोक यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटी का मॉडल है। राजनीतिक टकराव के बाद भी JNU BHU जैसे यूनिवर्सिटी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी ओर खींच सकता है अगर सरकार इसमें सुधार करे। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल ही में जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को ऑनलाइन वर्चुअल ओपन क्लासेस देने की क्षमता से लैस करे तो भारतीय उच्च शिक्षा कोरोना संकट का बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकती है। यदि हम उच्च कोटि की ऑनलाइन एजुकेशन का प्रसार कर पाते हैं तो इससे हमारे देश के गरीब, उपेक्षित व दूरस्थ क्षेत्रों में बसे छात्रों को भी बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमें दलित, पिछड़े और अन्य कमजोर वर्गों को डिजिटल साक्षर करना होगा। उनको व्यवस्थाएं प्रोवाइड करनी होंगी, चाहे मोबाइल वाला जो आपका होता है मोबाइल हो गया, इसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी सभी को मिलनी चाहिए। कहते हैं कि संकट के समय में विवेक और सामर्थ्य जग जाता है। इस संकट ने हमें यह सिखाया है कि अपने पाठ्यक्रमों को भी नई चुनौतियों को देखकर उसका मूल्यांकन करके उसमें जरूरी बदलाव करें, क्योंकि ब्लैक डेथ महामारी के बाद दुनिया के नामी विश्वविद्यालयों में ऐसे बदलाव किए गए थे। इसके साथ ही हम यहाँ पे ये भी बात करने जा रहे हैं, कुछ चुनौतियाँ हैं ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ाने में जो सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है उसमें कुछ चुनौतियाँ आएंगी, तो इसको भी हम कई पॉइंट को लेकर समझेंगे। ऑनलाइन एजुकेशन ही एकमात्र ऑप्शन है इस संकट के समय में, लेकिन इस ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ लोग ऐसा बखान कर रहे हैं कि मानो हमारी शिक्षा व्यवस्था की हर समस्या का समाधान इसमें ही छिपा है। क्या वास्तव में ऑनलाइन एजुकेशन देश की सभी शैक्षिक जरूरतों का हल है? क्या ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस एजुकेशन का समुचित ऑप्शन है और भारतीय परिवेश के हिसाब से कितना सही है, कितना गलत है ये ऑनलाइन एजुकेशन? इन प्रश्नों का उत्तर जानने के साथ यह समझना भी जरूरी होगा कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है। भारतीय चिंतन परंपरा के अनुसार शिक्षा के 3 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। जैसे पहला है व्यक्ति एवं चरित्र का निर्माण, दूसरा है समाज कल्याण, तीसरा है ज्ञान का विकास होना। लगातार जितना आप आगे बढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे आपके अंदर उतना ही नॉलेज बढ़ता जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन इन लक्ष्यों की पूर्ति कहाँ तक कर सकती है इसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर हम वही जो 3 पॉइंट आपको बताया गया है कि व्यक्ति एवं चरित्र का निर्माण, समाज कल्याण, ज्ञान का विकास होना, इसको एक एक पॉइंट को लेकर यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट वही है व्यक्ति एवं चरित्र का निर्माण। आमने सामने की क्लासेस में पठन पाठन से विद्यार्थियों के सामने सिर्फ ज्ञान नहीं बांटा जाता बल्कि इनडायरेक्ट रूप से चरित्र के निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही होती है। स्कूली शिक्षा में सहयोग, व्यापक साझेदारी, समयोहितता, वैचारिक सहिष्णुता का भाव छात्रों के मध्य विकसित किया जाता है। इसके साथ ही शिक्षक का आचरण और उसके क्रियाकलापों का छात्रों के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, जिसे छात्र आपस में बहस, तर्क वितर्क, विवेचन की बड़ी भूमिका निभाते हैं, जहाँ पे जैसे इस तरह से कंपटीशन का माहौल बनता है। लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन में ऊपर की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती है। इससे तो विद्यार्थी ज्ञान तो हासिल कर लेगा लेकिन उसका मनोजगत अर्थात दिमाग एक रोबोट की तरह ही होगा। इंटरनेट और वर्चुअल दुनिया के वर्तमान समय में पहले ही समाज से दूर हो रहे बच्चे युवाओं में सोशल स्किल और संतुलित सम्यक व्यक्तिगत के विकास में ऑनलाइन एजुकेशन साधन के बजाय बाधक बनेगा। अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा का पहला लक्ष्य अर्थात व्यक्ति चरित्र का निर्माण का कार्य अपूर्ण ही रहेगा। दूसरा हमारा जो टॉपिक था शिक्षा का दूसरा उद्देश्य समाज का कल्याण, जो पहले लक्ष्य से ही जुड़ा हुआ है। अगर व्यक्ति ने सामाजिक जीवन के लिए जरूरी गुण सह अस्तित्व, समायुक्ता, सहिष्णुता आदि ठीक से विकसित ना हो पाए तो समाज भौतिक स्तर पर भले ही संपन्न हो जाए लेकिन उसमें अनेक कमियां होंगी जो सामाजिक समस्याओं को जन्म देंगी। शिक्षा का तीसरा उद्देश्य ज्ञान का विकास भी ऑनलाइन सिस्टम में एक सीमा तक ही संभव है। इसमें पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान तो हासिल होगा लेकिन व्यवहारिक ज्ञान से अपेक्षाकृत वंचित ही रहेंगे।
विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मेडिकल जैसे विषयों की पढ़ाई तो प्रयोग व व्यवहारिक जानकारी के बिना तो मुमकिन और न ही मुकम्मल है। दिल्ली विश्वविद्यालय में तो कानून की पढ़ाई की उच्च गुणवत्ता का एक बड़ा कारण है। वहाँ चलने वाली मूट कोर्ट है जिसमें एक आभासी अदालत बनाकर अदालत की भांति कार्रवाई संपन्न होती है। ऑनलाइन में आमतौर पर वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑप्शनल प्रारूप में एग्जाम होंगे अगर आपसे एग्जाम कराया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों के विवेचन और समालोचनात्मक दृष्टिकोण का सम्यक परीक्षण नहीं हो पाता है। शिक्षा का एक अन्य उद्देश्य रोजगार भी है, पर इसमें ऑनलाइन डिग्रियां ज़्यादा कारगर साबित नहीं होंगी। मल्टीटास्किंग के मौजूदा समय में कोरे सैद्धांतिक ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान और सोशल स्किल को प्राथमिकता दी जाती है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में लगभग संभव नहीं होता है। फिर भी ऑनलाइन एजुकेशन को शिक्षा का अगर रामबाण के रूप में पेश किया जा रहा है, चाहे वो भारत सरकार की ओर से या अलग अलग देशों में बताया जा रहा है कि इस समय सबसे इम्पोर्टेंट आपका ऑनलाइन एजुकेशन है, तो उसकी वजह या लोगों की आधी अधूरी समझ अथवा शिक्षा को मुनाफा कमाने का धंधा मानने वाली मानसिकता भी मान सकते हैं। और यह सच भी है कि ऑनलाइन एजुकेशन के सबसे बड़ा प्रदाता प्राइवेट सेक्टर के संस्थान ही हैं और आगे भी वही रहेंगे। आपने देखा होगा कि इस समय जब सभी इस तरह से बदलाव हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, तो अभी भी गवर्नमेंट जो कॉलेज हैं वो इसको शुरू नहीं कर रहे हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना ही संसाधन है, ना ही उतनी व्यवस्था है, ना ही उनके पास उतना बजट है। तो सबसे आगे कौन है? प्राइवेट सेक्टर है, और वो पहले से भी इसमें आगे थे और आज भी आगे रहेंगे और आगे भी आने वाले समय में वो हमेशा इन सेक्टरों में आगे ही रहेंगे। अकादमिक जगत में इस सिस्टम को लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। अमेरिका, यूरोप के देशों में भी जहां एक दशक पहले से ही जीवन का हर क्षेत्र ऑनलाइन संचालित हो रहा है, लेकिन वहां की उच्च शिक्षा की बहुत अधिक फीस होने के बावजूद विद्यार्थियों की यही कामना है कि वे स्कूली शिक्षा में पढ़ाई करना चाहते हैं। यह तब हो रहा है जब हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड आदि संस्थानों के कोर्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तब क्या ऑनलाइन एजुकेशन को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहिए दुनिया भर को? तो इसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि यह सिस्टम उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा जो किसी कारण से स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त गरीब या ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए जिन्हें बहुत अच्छे शिक्षक या समृद्ध पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, उनके लिए इस सिस्टम से आसानी से एडमिशन भी मिल पाएगा और वो अच्छे टीचर से पढ़ भी पाएंगे। कोरोना संकट के दौरान वैकल्पिक तौर पर ऑनलाइन एजुकेशन अवश्य एक जरूरत है, लेकिन सामान्य दिनों में भारत के समग्र विकास के लिए परंपरागत स्कूली शिक्षा के सहायक के रूप में ही यह सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध होगा, न कि उसके विकल्प के रूप में। जो स्कूली शिक्षा होती है भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर आपको एजुकेशन के साथ साथ आपको जो स्किल होता है, उसके साथ साथ आपका जो सामाजिक भेदभाव होता है उसको भी दूर किया जाता है, और आप ये इस ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से उसे दूर नहीं कर पाएंगे। बस आप एजुकेशन तो ग्रहण करेंगे, लेकिन जो आपका स्किल होता है, चाहे वो शारीरिक मानसिक जो बनावट होती है, उसमें कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन ऑनलाइन एजुकेशन, क्या समस्याएं होंगी और क्या उसका समाधान है। अगर नहीं किया गया तो रिजल्ट तो भाई आप तो देख ही लेंगे, लेकिन समस्या का समाधान सभी को करना होगा, सरकार को भी, हमें भी। जिस प्रकार से सरकार आदेश देती है उसे हमें मानना होगा, लेकिन जो समस्या आ रही हैं उसे सरकार को भी हैंडल करना होगा, तभी हम इसे आगे या सफल कर पाएंगे। वरना ये बस कहने की बात हो जाएगी कि भारत को डिजिटल इंडिया बना दिया गया या ऑनलाइन एजुकेशन कर दिया गया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार से बने रहिए, जल्दी मैं किसी न किसी टॉपिक पे ग्राउंड रिपोर्ट लेके आऊँगा, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टॉपिक के लिए, किसी भी देश के लिए। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।